इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि आप सभी को मालूम है, फोर्थ ग्रेड एग्ज़ाम के डीवी आज से शुरू हो चुके हैं और हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े कुछ साथियों का आज डीवी था। इनमें से चूरू मंडल से जिनका डीवी हुआ था उनसे रिव्यू आया है हमारे पास। उसमें रिव्यू क्या है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगर और किसी मंडल को लेकर कोई अपडेट आई या कहीं पर कोई दिक्कत हुई तो वो भी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। यानी कि अगर किसी मंडल में फोटोकॉपी को लेकर दिक्कत है, अगर दुकानें पास नहीं है, दूर है, तो इसको लेकर भी जैसे ही अपडेट आएगी यानी कि मंडल वाइज मैं आपको रिव्यू भी बताऊंगा। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और सभी डॉक्यूमेंट जो फॉर्मेट विभाग द्वारा जारी किए गए हैं उनकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी और डीवी शेड्यूल जो है तिथिवार उसकी भी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर रखा है। तो चूरू मंडल से फोर्थ ग्रेड दस्तावेज सत्यापन हेतु जो सूचना है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं और शेष मंडल की भी जैसे ही अपडेट आएगी हम आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता देंगे। इसलिए चैनल सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन ऑन रखना, ताकि जब भी मैं नया वीडियो लेके आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और इसके अलावा फोर्थ ग्रेड एग्जाम के कोर्ट केस को लेकर जो भी अपडेट आएगी वो आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं चूरू मंडल में जो एंट्री है स्टूडेंट को वो मॉर्निंग में 9:30 बजे दी गई है। आपको मैंने पहले ही बताया था कि आपके एंट्री पर आपका बायोमेट्रिक किया जाएगा, तो गेट के पास ही बायोमेट्रिक किया गया है और उसके बाद बायोमेट्रिक की स्लिप दी गई है। और जो आपको बायोमेट्रिक की स्लिप देंगे उसी के अंदर आपके कमरा नंबर लिखा होगा और वहीं आपको दस्तावेज लेकर प्रस्तुत होना है। यानी कि सबसे पहले आपको एंट्री मिलेगी, एंट्री मिलते ही गेट पर आपका बायोमेट्रिक किया जाएगा। बायोमेट्रिक जैसे ही आपका हो जाएगा उसके बाद आपको एक स्लिप दी जाएगी और उस स्लिप में आपका कमरा नंबर लिखा होगा, वहाँ पर आपको दस्तावेज लेकर प्रस्तुत होना होगा। अगर किसी कैंडिडेट ने चेकलिस्ट नहीं फिल की है वो वहाँ पर भी फिल कर सकता है। चेकलिस्ट भरने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, जब तक आपका नंबर नहीं आता आप आराम से अपनी चेकलिस्ट भी भर सकते हैं। और चेकलिस्ट में जो लास्ट कॉलम है दस्तावेज प्रश्न संख्या, उसमें आप जो डॉक्यूमेंट जिस क्रम में सेट कर रहे हो वो डॉक्यूमेंट आपके कौन से पेज पर व्यवस्थित किए गए वो संख्या आपको वहाँ पर लिखनी है। एक एक करके टेबल पर आमने सामने बैठाकर आपके दस्तावेज जांच किए जा रहे हैं। सभी कैंडिडेट की एक एक करके बारी आ रही है, एक का कंप्लीट हुआ फिर उसको अगले को भेजेंगे। डॉक्यूमेंट में अगर कोई दिक्कत नहीं है तो ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट लग रहे हैं, इससे ज़्यादा समय नहीं लग रहा है। अगर किसी के डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत आती है या डॉक्यूमेंट नहीं है तो फिर उसमें थोड़ा समय लग सकता है, बाकी दस्तावेज चेक करने में 15 से 20 मिनट ही लग रहे हैं। चेकलिस्ट की जो क्रम है वो भी मैं आपको बता दूंगा, उसी क्रम में आपको दस्तावेज जमाने हैं और हर पेज पर आपको नंबरिंग करने हैं। आपको मालूम है आपको 2-2 सेट बना कर ले जाने हैं, तो वहाँ पर आपको हर पेज पर नंबरिंग की करनी है। जैसे कि स्क्रूटनी फॉर्म अगर आपके 9 पेज का है तो आप उसको 1 से लेकर 9 तक सीरियल नंबर उसमें लिखोगे, पेज के ऊपर 1 2 3 4 5 6। उसके बाद जैसे कि 10 12 या कोई शैक्षणिक दस्तावेज जैसे कि 10 12 ग्रेजुएशन वो सब, तो वो आगे के जो नंबर है 10 के बाद 11 12 13 इस तरह से क्रम से व्यवस्थित करेंगे। और बाकी आपके जो भी चेकलिस्ट है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूंगा। आपने देखा होगा कुछ मंडल में चेकलिस्ट में 15 ही क्रम है, तो कुछ एक मंडल में चेकलिस्ट का 16 क्रम है। तो जहाँ पर जो 16 क्रम है उसमें एक चीज़ ऐड की गई है, जहाँ से आपने अंतिम शिक्षा प्राप्त की है वहाँ का चरित्र प्रमाण पत्र। तो अच्छा रहेगा कि आप जो 16 कॉलम वाली चेकलिस्ट है उसी को फिल कीजिए। नहीं तो क्या 15 वाली में बहुत साथियों को ये दिक्कत आती है कि जो अंतिम शिक्षा से प्राप्त किया गया चरित्र प्रमाण पत्र है वो कहाँ अटैच करना है। तो जिनको ये दिक्कत आ रही है तो वो वहीं अटैच करें जहाँ राजपत्रित अधिकारी वाला आपने किया है। हर डॉक्यूमेंट की अतिरिक्त कॉपी जरूर रखें जिससे कि वहाँ दिक्कत ना हो। अब एप्लीकेशन फॉर्म, अगर कोई कैंडिडेट कहे कि भाई हमारा एप्लीकेशन फॉर्म नहीं मिल रहा है हम कहाँ से लाएं, तो आप अपनी एसएसओ आईडी लॉगिन कीजिए। एसएसओ आईडी लॉगिन करोगे तो वहाँ पर माई रिक्रूटमेंट का ऑप्शन आएगा, वहाँ पर आज तक आपने जितने भी फॉर्म फिल किए वहाँ सभी हिस्ट्री अवेलेबल है। फोर्थ ग्रेड एग्जाम के सामने व्यू एप्लीकेशन का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक कीजिए और उस पीडीएफ को डाउनलोड करके प्रिंट निकाल सकते हैं। इसके अलावा एडमिट कार्ड भी आप बोर्ड की वेबसाइट पर जाके भी देख सकते हैं अपना एडमिट कार्ड फोर्थ ग्रेड का निकालने के लिए। स्कोर कार्ड भी आप बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। फीस रसीद, यानी कि ये सब चीज़ें आपकी देख रहे हैं वो जमा नहीं कर रहे, चाहे तो जमा आप करवा भी सकते हैं। पुलिस वेरिफिकेशन अगर आप लेके गए हो तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लेके गए हैं तो भी कोई ज़रूरी नहीं है। सब आराम से जमा हो रहे हैं,
कोई शपथ पत्र बनवाना है तो वहीं पास में बनाने की भी व्यवस्था है। अगर किसी ने शपथ पत्र नहीं बनाया, मैं बात कर रहा हूँ चूरू मंडल वालों की, अगर किसी ने शपथ पत्र नहीं बनवाया है तो वहाँ पर भी आपको सुविधा मिल जाएगी। फ़ोटोकॉपी नहीं है तो वहीं पास में आप दुकान से करवा सकते हैं, यानी कि वहाँ पर आपके शपथ पत्र की सुविधा है, फ़ोटोकॉपी की भी सुविधा है। फ़ोटो मिनिमम 2 तो चाहिए, बाकी अगर आपको डर लगे कि भाई कहीं गुम जाए तो एक्स्ट्रा भी लेके जा सकते हो। सारे दस्तावेज और जानकारी आपके आवेदन पत्र से मैच करके जांच किए जा रहे हैं, उनमें कोई फ़र्क है तो शपथ पत्र पहले से ही बना कर ले जाए। यानी कि आपने जो 4th ग्रेड एग्ज़ाम का एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था उसी के अकॉर्डिंग आपके दस्तावेज चेक किए जा रहे हैं। अगर एप्लीकेशन फॉर्म में कोई त्रुटि है, यानी कि आपके जैसे कि 10th की मार्कशीट के नाम में कोई त्रुटि है, रोल नंबर में कोई त्रुटि है, DOB में कोई त्रुटि है, तो आप शपथ पत्र बनवा कर लेके जाए। चेकलिस्ट भी मैं आपको बता देता हूँ एक बार, जो 16 कॉलम वाली है वही। ये चेकलिस्ट आप देख सकते हैं, ये आपको जो जयपुर मंडल वाली लिस्ट है उसमें देखने को मिल जाएगी, जिसमें आपकी चेकलिस्ट में क्रम संख्या टोटल 16 है। बाकी मंडल में आपको 15 ही क्रम संख्या देखने को मिलेगी, तो इसलिए आप ये 16 वाली ही बना कर जाएंगे। अब देखिए इसे आप किस तरह से फिल करोगे और डॉक्यूमेंट के बारे में बता देता हूँ। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती परीक्षा, इसमें कोष्टक में भी लिखे हुए हैं कि स्टूडेंट इसे स्वयं भरकर प्रस्तुत करें। यानी कि यहाँ पर आपको अपना रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो है वो चिपकाना होगा, अटैच करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना होगा, यहाँ पर आपको अपना ईमेल आईडी लिखनी होगी। और बाकी मंडल को लेकर भी अगर कोई दिक्कत आई DV के समय या वहाँ पर कोई सुविधा है या नहीं है इसको लेकर, और DV का जो रिव्यू है वो भी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद 4th ग्रेड एग्जाम के एप्लीकेशन फॉर्म में जो डेट ऑफ बर्थ आपने लिखी वो यहाँ पर लिखनी है। 4th ग्रेड एग्जाम के रोल नंबर यहाँ आपको लिखने हैं, आपके मोबाइल नंबर यहाँ पर लिखने हैं, यहाँ पर आपका जेंडर कौन सा वो लिखना है, और 1 जनवरी 2026 के अकॉर्डिंग आपकी एज कितनी है, वर्ष, माह और दिन, ये तीनों में आपको यहाँ पर लिखनी है। अब देखो सबसे पहले स्क्रूटनी फॉर्म, अगर आप स्क्रूटनी फॉर्म लेके गए हैं तो चेकलिस्ट भरते समय आपको यहाँ पर हाँ लिखना होगा। स्क्रूटनी फॉर्म आपने कब फॉर्म फिल किया था उसकी डेट आपको जारी करने की तिथि यहाँ लिखनी होगी। अब स्क्रूटनी फॉर्म आपके जो डॉक्यूमेंट आपने सेट तैयार किए उसमें कहाँ से लेकर कहाँ तक है, दस्तावेज की प्रश्न संख्या, जैसे कि अगर 10 पेज का स्क्रूटनी फॉर्म है तो यहाँ पर आप लिखोगे 1 से लेकर 10 तक नंबर। इसके बाद नेक्स्ट आता है मैट्रिक हाई स्कूल। अब देखो अगर आपके पास 10th के अलावा 12th के भी अगर आप लेके जा रहे हो डॉक्यूमेंट, ग्रेजुएशन के भी लेके जा रहे हो, पोस्ट ग्रेजुएशन के भी लेके जा रहे हैं, तो फिर वो इसी के साथ अटैच कर दीजिए 10th के साथ, क्योंकि यहाँ क्रम 10th का ही दे रखा है। तो जो भी बाकी शैक्षणिक से रिलेटेड जो भी आपके मार्कशीट डिग्री है वो इसके साथ ही आप अटैच कर दीजिए। उसके बाद आपके दस्तावेज उपलब्ध है, अगर आपने दिखाए तो हाँ लिखोगे। जारी करने की तिथि, आपके डॉक्यूमेंट जारी करने की तिथि, यहाँ पर आप सिर्फ 10th की पूछा है तो उसके अकॉर्डिंग 10th का ही लिखना, बाकी अटैच तो कर देना 12th का, ग्रेजुएशन का अगर आप करना चाहते हैं एप्लीकेशन फॉर्म में अगर उनका जिक्र किया है तो, लेकिन जारी करने की तिथि में यहाँ आगे 10th का पूछा तो आप 10th का ही लिखोगे। उसके बाद दस्तावेज प्रश्न के, यानी कि आपके शैक्षणिक योग्यता वाले प्रश्न कितने पेज पर, जैसे कि अगर 10 के बाद 10 तक स्क्रूटिनी फॉर्म है, 11 से लेकर 22 पेज तक आपके शैक्षणिक दस्तावेज है, तो यहाँ आप 11 से 22 लिखोगे। उसके बाद नेक्स्ट है मूल निवास प्रमाण पत्र। अब मूल निवास प्रमाण पत्र अगर किसी कैंडिडेट ने एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट के बाद का बनाया है तो फिर वो मूल निवास प्रमाण पत्र के साथ शपथ पत्र भी प्रस्तुत करेगा। और अगर कोई TSP का है तो वो फिर विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे, और उनके लिए भी सेम रूल है कि अगर एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट के बाद का बना हुआ है तो आपको इसके साथ एफिडेविट भी लगाना होगा। अगर आप लेके गए हैं तो आप यहाँ हाँ लिखोगे। मूल निवास प्रमाण पत्र कब का बना हुआ है वो जारी करने की तिथि लिखनी होगी, और आगे प्रश्न संख्या कहाँ से कहाँ तक मूल निवास प्रमाण पत्र आपके सेट में अटैच है वो पेज की संख्या यहाँ पर लिखनी होगी। इसके बाद जाति प्रमाण पत्र, यानी कि आप जो भी कैटेगरी के हो, चाहे SC है, ST, OBC, MBC, EWS, शहरी या TSP, उसका प्रमाण पत्र आपको रखना होगा। अगर आप एफिडेविट भी साथ दे रहे हैं, जाति शपथ पत्र भी साथ दे रहे हैं, तो वो उसी के साथ अटैच कर लीजिए। और अगर जाति प्रमाण पत्र देखो आप चाहे किसी भी कैटेगरी के हो और आपका जाति प्रमाण पत्र एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट के बाद का बना हुआ है तो आपको एफिडेविट साथ में देना होगा। लेकिन अगर आप OBC नॉन क्रीमिलेयर, MBC नॉन क्रीमिलेयर, EWS कैटेगरी के हो और आपने एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट से पहले का बना हुआ है लेकिन अब 1 साल से ज़्यादा पुराना हो गया है तो भी आपको एफिडेविट देनी होगी, और वो भी मैक्सिमम 3 साल तक। अगर आज से 10 साल पहले का बना हुआ तो आपको नया बनाना होगा, और जो पुराना है वो भी लेके जाना होगा। और वो सब किसके साथ अटैच करोगे,
इसी प्रमाण पत्र के साथ ही अटैच कर देंगे। और उसके बाद दस्तावेज उपलब्धता में हाँ लिखोगे और जारी कब करने की तिथि है, जो नया बनाया है तो वो नया, या फिर शपथ पत्र है तो उसकी जारी करने की तिथि लिखनी है। और आगे आपने जो सेट तैयार की उसमें कौन से पृष्ठ पर है आपका जाति प्रमाण पत्र, वो आपको यहाँ पर लिखना होगा। इसके बाद अन्य श्रेणी में अगर आपने फॉर्म यहाँ पर जो दे रखी है उस श्रेणी में से किसी श्रेणी में फॉर्म फिल किया, चाहे वो विधवा, परित्यक्ता, खेल संबंधी या विशेष योग्यजन, तब तो आगे का डाटा लिखोगे। अगर इनमें से किसी भी श्रेणी में आपने फॉर्म फिल नहीं किया है तो दस्तावेज उपलब्धता में ना लिखोगे और आगे का डैश डैश कर देंगे आप। और अगर किसी ने खेल संबंधी स्पोर्ट्स पर्सन से फॉर्म फिल किया तो उन्हें स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट दिखाना होगा, और वो सर्टिफिकेट एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट के पहले का होना कंपलसरी है। इसमें ऐसा नहीं है कि बाद का बना हुआ तो एफिडेविट से काम चल जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। या फिर कोई विकलांग कैंडिडेट है तो उनका भी जो प्रमाण पत्र है वो एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए। और जो पीएच कैंडिडेट है उनके लिए यूडीआईडी कार्ड भी लेके जाना कंपलसरी है, अन्यथा आपका भी डीवी लंबित रखा जाएगा, यानी कि आगे का प्रोसेस रोक दिया जाएगा जब तक या तो यूडीआईडी कार्ड लेके जाओ या उसके रजिस्ट्रेशन नंबर, कुछ एक इन दो में से आपको लेके जाना कंपलसरी है। अगर किसी महिला ने विधवा या परित्यक्ता कैटेगरी से फॉर्म फिल किया तो उसका भी प्रमाण पत्र उन्हें प्रस्तुत करना होगा। इसके बाद आप 6 नंबर पॉइंट पर देख सकते हैं, अंतिम शैक्षणिक संस्था द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र, यानी कि आपने जहाँ से भी अंतिम शिक्षा प्राप्त की है वहाँ का आपको चरित्र प्रमाण पत्र दिखाना होगा। अगर अवेलेबल है तो यहाँ पर आप हाँ लिखोगे और वो जारी करने की तिथि लिखनी होगी आपको, जो चरित्र प्रमाण पत्र कब जारी किया गया उस डेट लिखनी होगी, और आपके जो सेट है उसमें दस्तावेज कौन से प्रश्न पर है वो प्रश्न की आपको यहाँ पर लिखनी होगी। इसके बाद 2 मूल चरित्र प्रमाण पत्र अलग अलग राजपत्रित अधिकारियों से प्रमाणित, यानी कि अंतिम शिक्षा के बाद 2 अलग अलग राजपत्रित अधिकारियों द्वारा जारी किए गए जो ओरिजिनल चरित्र प्रमाण पत्र है वो आपको लेके जाने होंगे, और इनकी भी जारी करने की तिथि कब वो डेट लिखनी होगी। और यहाँ पर आपका अवेलेबल है तो आप हाँ लिखोगे। उसके बाद आगे के दस्तावेज प्रश्न क्या लिखोगे। उसके बाद वचनबद्ध प्रपत्र, यानी कि आप गुटखे और धूम्रपान का सेवन नहीं करते हो, ये आपको सादे कागज़ पर, इनके फॉर्मेट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगा, तो ये आपको लिखने होते हैं सादे कागज़ पर। दस्तावेज उपलब्ध होते ही आप यहाँ पर हाँ लिखोगे, कौन सी डेट पर आपने वो बनाया, वो जारी करने की तिथि, और उसके बाद आपके प्रश्न क्या है। इसके बाद संविधान की शपथ लेते हैं वो सादे कागज़ पर फॉर्मेट, इसका भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगा, वो भी आपको फिल करना होगा। दस्तावेज उपलब्ध में हाँ लिखोगे, कब जारी किया गया वो डेट लिखोगे, और यहाँ पर क्या कर दोगे, प्रश्न क्या। उसके बाद दहेज संबंधी घोषणा पत्र, ये सभी कैंडिडेट के लिए लागू है, चाहे आपने फॉर्म विधवा कैटेगरी से फिल किया महिला ने, या परित्यक्ता कैटेगरी से फॉर्म फिल किया महिला ने, या किसी भी कैंडिडेट ने विवाहित कैटेगरी से फिल किया हो या अविवाहित कैटेगरी से फिल किया हो, सभी कैंडिडेट के लिए लागू है दहेज संबंधी घोषणा पत्र। और सभी के लिए अलग अलग है इसका फॉर्मेट, और सभी के लिए नोटरी से सत्यापित करना जरूरी है 50 रुपये का नॉन जुडिशियल स्टाम्प द्वारा। तो ये अवेलेबल होते ही आप हाँ लिखोगे, कौन सी डेट पर आपने जारी किया वो डेट लिखोगे, और यहाँ पर आप उसका दस्तावेज प्रश्न क्या लिखोगे। इसके बाद विवाह प्रमाण पत्र, अगर किसी का विवाह 22/5/2006 से पहले हुआ तो उसका शपथ पत्र मान्य है, लेकिन इसके बाद हुआ तो उन्हें फिर मैरिज सर्टिफिकेट दिखाना होगा। तो उसका शपथ पत्र का फॉर्मेट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगा। दस्तावेज उपलब्ध है तो आप हाँ लिखोगे। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट कब जारी किया गया वो डेट लिखनी होगी, और दस्तावेज के प्रश्न संख्या आपको लिखनी होगी। इसके बाद है संतान संबंधी घोषणा पत्र, राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित होना चाहिए। तो संतान संबंधी घोषणा पत्र दस्तावेज अवेलेबल है तो हाँ लिखोगे। उसके बाद दस्तावेज प्रश्न संख्या लिखोगे। इसके बाद है सामान्य घोषणा पत्र, यानी कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट दिखाया सभी सही है, कोई भी कूटरचित फर्जी डॉक्यूमेंट नहीं है, आपके विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई भी नहीं है, तो वो सामान्य घोषणा पत्र है वो आपको दिखाना होगा। दस्तावेज उपलब्ध है हाँ लिखना होता है, कौन सी डेट पर आपने बनाया वो जारी करने की तिथि, और यहाँ पर आपको दस्तावेज के प्रश्न क्या। इसके बाद एक ऑप्शन आता है विकल्प पत्र। विकल्प पत्र क्या है, अगर किसी कैंडिडेट का सिलेक्शन जैसे गैर अनुसूचित क्षेत्र यानी कि नॉन टीएसपी, या फिर अनुसूचित क्षेत्र यानी कि टीएसपी, दोनों से सिलेक्शन हो गया, नॉन टीएसपी और टीएसपी, तो उस कंडीशन पर प्रोविजनल रूप से वो किस में जाना चाहता है उसके लिए उससे विकल्प पत्र भरवाया जाता है। इसका भी फॉर्मेट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना होगा। तो विकल्प पत्र भी जारी करने की तिथि आपको यहाँ पर लिखनी होगी, अवेलेबल है तो यहाँ हाँ लिखोगे, और दस्तावेज में प्रश्न के कौन से पर वो यहाँ पर लिखोगे। इसके बाद नमूना हस्ताक्षर प्रारूप यानी कि हैंड रिटन वाला, तो हैंड रिटन में भी आप जारी करने की तिथि है वो यहाँ पर लिखोगे, दस्तावेज प्रश्न क्या यहाँ पर लिखोगे, और हैंड रिटन में आपका अवेलेबल है तो हाँ। और इसके अलावा फ़ोटो पहचान पत्र, आधार कार्ड लेके जाना है तो उस पर QR कोड अंकित होना चाहिए कंपलसरी, या फिर वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट में से कुछ भी लेके जा सकते हैं। दस्तावेज अवेलेबल है तो आप हाँ लिखोगे। उसके बाद दस्तावेज के प्रश्न क्या यहाँ पर लिखोगे, यहाँ जारी करने की तिथि, और आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी लेके जाने हैं। इसके बाद यहाँ पर स्टूडेंट को अपने
सिग्नेचर कर देने। सभी प्रपत्र इसी क्रम में संलग्न कर उन पर प्रश्न संख्या अंकित करें। यानी कि आपके सभी जो कागजात हैं वो यहाँ पर जो ये चेकलिस्ट में क्रम दे रखे हैं इसी क्रम में आपको तैयार रखने हैं और उसके साथ उस पर दस्तावेज की प्रश्न संख्या भी आपको अंकित करनी है। यानी कि आपके सेट जैसे कि 30 पेज पर बने हैं तो हर पेज पर आपको नंबरिंग करनी होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 वो जो भी आपके अकॉर्डिंग। सभी प्रपत्र स्वयं प्रमाणित करें। आपको स्वयं को जाना होगा डीवी के लिए। ये तो मैंने आपको बताया है चूरू मंडल के अकॉर्डिंग डीवी आज किस तरह से आयोजित की गई उसके बारे में। बाकी मंडल में अगर कोई समस्या आई या फिर अगर सेम है तब तो ठीक है, लेकिन कुछ नया देखने को मिलेगा तो आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा। अगर किसी मंडल में शपथ पत्र या फोटोकॉपी को लेकर सुविधा नहीं है तो वो भी आपको हम इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सूचित कर देंगे। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया वीडियो लेके आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और जितने भी डॉक्यूमेंट जारी हुए हैं उन सभी डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट की पीडीएफ और मंडल वाइज जो भी डीवी शेड्यूल जारी हुआ उनकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो। अब किसी को भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें।